बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर को, जिसका नाम है जी पैनिक डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पैनिक डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है, या क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके चांसेस को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि अफेक्टिव एज कौन सी है मेल और फीमेल्स के अंदर, क्योंकि इसमें इस डिसऑर्डर में जो एज है मेल और फीमेल के अंदर वो डिफरेंट है दोनों में पैनिक डिसऑर्डर की एक्सपीरियंस की। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो कि DSM-5 में दिया गया है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग कि डायग्नोज हमने किस तरह से पैनिक डिसऑर्डर को करना है और कितना क्राइटेरिया रिक्वायर है और कितनी ड्यूरेशन रिक्वायर है। चलते हैं जी अपने डिसऑर्डर की तरफ और स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन को। TR में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक कि ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास पेशेंट को रिकरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आते हैं, जो कि एसोसिएट करते हैं 3 सिम्टम्स के साथ। नंबर 1 सिम्टम है आपके पास परसिस्टेंट कंसर्न अबाउट हैविंग अनदर अटैक, यानी पेशेंट को हमेशा ये डर लगा रहता है कि उसको एक और अटैक आने वाला है या आएगा, और वो किसी ऐसी सिचुएशन में जाएगा तो उसको अटैक आ जाएगा, पैनिक अटैक होगा, जिसकी वजह से वो सिचुएशंस को अवॉइड भी करता है। नंबर 2 है हमारे पास वरी अबाउट पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ अटैक। अब पॉसिबल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसको एंजाइटी हो सकती है, इसको लोगों के बारे में सोच के एंजाइटी हो सकती है कि मुझे अटैक आएगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किस तरह से इस चीज़ से कोप अप करूँगा, उस सिचुएशन में मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगा, इन चीज़ों के बारे में वो हमेशा वरी रहता है। उसके बाद नंबर 3 है सिग्निफिकेंट चेंज इन बिहेवियर रिलेटेड टू द अटैक्स। वही चीज़ है कि जब उसको इस बारे में कंसर्न है कि मुझे एक और अटैक आएगा और फिर आएगा और फिर आएगा, बार बार आएगा, मुसलसल आएगा, तो वो क्या करेगा कि वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करेगा जहाँ पे ज़्यादातर उसको अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। ज़्यादातर पैनिक अटैक्स जो है वो सोशल सिचुएशन के अंदर आते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को, उन ऑब्जेक्ट्स को जिनकी वजह से उसको पैनिक अटैक होता है, उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। आगे चल के ये भी देखेंगे, जब हम रिस्क फैक्टर डिस्कस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके रिस्क फैक्टर्स के लिहाज से वो किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो रिस्क फैक्टर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंटल हमारे पास क्या हो सकता है कि पर्सन जो है, इसको आपने देखना है जी टेम्परामेंटल में क्या है, एक पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। न्यूरोटिसिज्म का पर्सन तो नहीं है। अगर वो न्यूरोटिसिज्म का है तो क्या होगा, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स पाए जाएंगे किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर। उसके अंदर जब नेगेटिव थॉट्स पाए जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पैनिक होगा, ठीक है। तो अगर वो न्यूरोटिसिज्म का पेशेंट है तो उसमें क्या होगे कि आपके पास उसमें पैनिक अटैक्स आएंगे। टेम्परामेंट में दूसरी चीज़ देखें तो एंजाइटी, आपके पास सेंसिटिविटी आ जाती है पेशेंट के अंदर। अगर पेशेंट के अंदर एंजाइटी सेंसिटिविटी पाई जाती है तो अगेन वही साइकिल चलेगी और एंड पे उसको पैनिक अटैक्स की जो है वो होगा, कंसर्न होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर नंबर 2 पे बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो नंबर 2 में रिस्क फैक्टर जो आते हैं हमारे पास वो आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हो सकता है कि चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है। अब चाइल्डहुड में हो सकता है कि जो आपके पास क्लाइंट आया पैनिक डिसऑर्डर का, उसको जो है आपके पास सेक्सुअल या फिर फिज़िकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है चाइल्डहुड में उसको, जिसकी वजह से उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, और फिर वो पैनिक डिसऑर्डर में डायग्नोज किया जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा के अलावा इसमें आ जाती है हमारे पास स्मोकिंग आ सकती है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर और भी बहुत सारे होते हैं। जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो एंजाइटी को काज कर सकते हैं वो आगे चल के पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं। नंबर 3 में अगर बात करें, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की, तो नंबर 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, या तो जीन्स, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे पास अमेगडाला हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो उसमें अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उसमें नेगेटिविटी आती है, इमोशंस नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा कि नेगेटिव इमोशंस आएंगे। नेगेटिव इमोशंस की वजह से उसको जो है वो कंसर्न होगा अपने अटैक्स पे, और कंसर्न के बाद क्या है कि पैनिक अटैक्स आएंगे, और
इसी तरह साइकिल जो है वो चलती रहेगी। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स थे कुछ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि ये वैरी करता है रेट इसका जो है पैनिक डिसऑर्डर का। इसका जो हाईएस्ट रेट होता है या हाईएस्ट रेट देखने को मिलता है फीमेल के अंदर 25 से 34 एज के दरमियान, और मेल्स के अंदर 30 से 44 ईयर्स के दरमियान मेल्स के अंदर इसको देखने को मिलता है कि सब ज़्यादातर जो ये पैनिक डिसऑर्डर है ये देखने को इन एजेस के दरमियान मिलता है, मेल और फीमेल के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो DSM-5 के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होता है पेशेंट को, किसी भी वक्त हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड होता है। हो सकता है वो बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, और एक सेकंड पहले उसका क्या बिहेवियर था कि वो बहुत ही अच्छे और रिलैक्स मूड में है, अचानक से उसको पैनिक अटैक हुआ है। उसके बाद रिकरेंट यानी बार बार ऐसा उसके साथ होता है, सिर्फ एक सिचुएशन के अंदर नहीं होता बल्कि कहीं भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड होता है। पैनिक अटैक इज अब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस फियर। अब यहाँ पे क्या है, पैनिक अटैक क्या चीज़ है? पैनिक अटैक है हमारे पास एक अचानक उठने वाली वेव। किस चीज़ की वेव हो सकती है? फियर की, इंटेंस डिस्कम्फर्ट की, दैट रीच अ पीक विद इन अ मिनट्स एंड ड्यूरिंग विच टाइम 4 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स अकर। और जिसके दौरान हमारे पास इसमें से 4 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स जो है वो अकर होती हैं। ये ऑलमोस्ट आपको 13 to 14 सिम्टम्स दी गई हैं, इनमें से 4 या 5 सिम्टम्स का होना और 4 या 4 से ज़्यादा सिम्टम्स का होना ड्यूरिंग द अटैक ज़रूरी है, ठीक है। अब इन सिम्टम्स को देखते हैं कि इन सिम्टम्स में क्या है। ये छोटा सा नोट दिया गया है, द अब्रप्ट सर्ज कैन अकर फ्रॉम अ क्लाम स्टेट टू एंशियस स्टेट। वही चीज़ कि बिल्कुल कूल एंड काम स्टेट में होगा पेशेंट और अचानक से एक सर्ज उठेगी जिसकी जो कि इसमें पैनिक अटैक काज करने का बाइस बनेगी। सबसे पहली सिम्टम आ जाती है पल्पिटेशन की, पाउंडिंग हार्ट और एक्सीलरेटेड हार्ट रेट हो जाएगा, स्वेटिंग होगी, थ्रम्बलिंग होगी, शेकिंग होगी। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और समथिंग एज फीलिंग ऑफ चोकिंग। चोकिंग का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। ये सब सिम्टम्स जो हैं आपको, अगर आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रीड आउट किया है तो आपको पता होगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये सारी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसमें सिम्टम, चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, नोज़िया होगा, एब्डोमेन डिस्ट्रेस होगा, फीलिंग ऑफ डेजीनेस होगी, अनस्टेडी होगी, लाइट हेडेड होगा और फेट भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, चिल्स होंगे और हीट सेंसेशन होगी उसके अंदर, या तो बहुत ज़्यादा चिल होगा, ठीक है, या हीट सेंसेशन होंगी। पैरास्थेसिया होगा। पैरास्थेसिया क्या होता है हमारे पास, जैसे हम अक्सर घर में कहते हैं ना कि यार पाउंस हो गया या मेरी टांग्स हो गया या बाजूस हो गया, इस तरह के हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना जिसमें हमें वो निबलिंग होती है, सुइयाँ सी चुभती हैं, वो चीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। निबलनेस होगी, ठीक है, टैंगलिंग होगी, सेंसेशन होगी। इसके अलावा डी रियलाइजेशन की फीलिंग्स आ सकती हैं पेशेंट को, फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी। यहाँ पे पेशेंट ऐसा फील करता है कि मेरी बॉडी मेरी जो है वो मेरी नहीं है, ठीक है। इस तरह की उसको फीलिंग्स आ रही होती हैं कि वो बिल्कुल इस तरह का फील कर रहा होता है कि मेरी जो अपनी ज़ात है वो बिल्कुल डिटैच हो चुकी है बॉडी से, ठीक है। उसके बाद फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी हो सकता है, फियर ऑफ डाइंग। ये सारी आपके पास सिम्टम्स आ सकती हैं क्राइटेरिया ए के अंदर, जिसमें से आपको 4 आउट ऑफ 13 रिक्वायर हैं सिम्टम्स, तब जाके आपका क्राइटेरिया नंबर ए जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्राइटेरिया नंबर बी। क्राइटेरिया नंबर बी इज़ एटलीस्ट वन ऑफ द अटैक हैज़ बीन फॉलोड बाय मंथ और वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि 1 मंथ के लिए ये जो नीचे 2 सिम्टम्स दी गई हैं, ये 2 अटैक्स दिए गए हैं, इनमें से 1 मंथ इनका होना ज़रूरी है, ठीक है। एक का होना या दोनों का होना, ये दोनों भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है 1 मंथ के लिए। Persistent concern or worry about additional panic attack or these consequences, losing control, having a heart attack, going crazy। अब ये देखिए persistent concern हमने पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि इस पेशेंट को persistent concern होता है पैनिक अटैक से रिलेटेड, और दूसरी चीज़ इसमें losing control, having a heart attack और going crazy, ये चीज़ें हमने क्राइटेरिया ए में रीड आउट की थी। A significant maladaptive change in behavior related to the attack, behavior designed to avoid having panic attacks such as avoidance of exercise or unfamiliar situation। अब
ये वही चीज़ है जो हमने इसकी डेफिनेशन में रीड आउट किया था, इसको क्राइटेरिया भी वही है। इन दोनों सिम्टम्स में से या तो दोनों सिम्टम्स पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है या फिर इन दोनों में से एक को एक्सपीरियंस कर सकता है 1 मंथ के लिए। आप इसका ड्यूरेशन आपने नोट कर लेना है कि 1 मंथ इसका ड्यूरेशन है पैनिक डिसऑर्डर का। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया नंबर सी आ जाता है, क्या है, द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल। ये तो ऑलमोस्ट सब में कॉमन ही होता है आपके पास कि जो डिस्टर्बेंस इस मेंटल डिसऑर्डर में हो रही है वो किसी और फिजियोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर में ना हो। ठीक है, ये दोनों जो आपके पास क्राइटेरिया हैं इस सब में ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं। अब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कौन सी हो सकती हैं इसके अंदर, ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, मेडिकेशंस के यूज़ हो सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से आप कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ में भी तो ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम और पैनिक अटैक्स और ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में भी हो सकता है ऐसा। और दूसरे जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं उनसे इसका क्राइटेरिया बेटर एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल द पैनिक अटैक डू नॉट अकर ओनली इन रिस्पॉन्स टू फियर सोशल सिचुएशन। सिर्फ सोशल सिचुएशन में उसको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर ये सोशल एंजाइटी में चला जाएगा किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, घर में भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, नॉट स्पेसिफाइड टू द सोशल सिचुएशन। ठीक है, अगर स्पेसिफाइड टू द सोशल सिचुएशन है तो वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में चला जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू फोबिया और ऑब्जेक्ट, अच्छा स्पेसिफिक फोबिया भी नहीं होना चाहिए पेशेंट को और सोशल एंजाइटी भी नहीं होनी चाहिए। सोशल एंजाइटी में क्या है कि सोशल सिचुएशन के अंदर उसको ऐसी पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ता है, और जो स्पेसिफिक फोबिया है उसमें क्या है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर उसको ऐसी अटैक्स और ऐसे जो सर्ज हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके अलावा इसको ट्रॉमेटिक इवेंट्स या ट्रॉमेटिक रिमाइंडर्स या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो नहीं है, इन सब को फिगर आउट करना है। आपने फिगर आउट कैसे करेंगे, इन सब का ड्यूरेशन देखेंगे, इन सब का क्राइटेरिया देखेंगे और फिर इनको मैच करेंगे और फिर इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया जो है वो पेशेंट के साथ अच्छे से मैच हो रहा है, और फिर आप इसको डायग्नोज करेंगे कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने पैनिक डिसऑर्डर को डिस्कस किया, उसके क्राइटेरिया को, डेफिनेशन को, और हमने उसके रिस्क फैक्टर्स को भी डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ हाजिर होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।